मुंबई का माझगांव डॉक, जो सालों पहले एक बंदरगाह था, आज यहाँ सिर्फ शिप रिपेयर के लिए आती हैं। सालों पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। विदेशी ट्रेडर्स अपना सामान बेचने आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चहल पहल वीराने में बदल गई। वो साल था 1990, जब ला ओपाला नाम की एक रशियन शिप को माझगांव डॉक के बंदरगाह पर लाया गया था। ला ओपाला दिखने में आम शिप थी, लेकिन जब उसे लाया गया तो उसे एक बड़े जहाज से खींच कर लाया गया। ला ओपाला को रिपेयर करने लाया गया था। सर, इतनी बड़ी शिप और इसकी ऐसी हालत। मैंने ये शिप रशिया से खरीदी है। उनकी ये शिप रास्ता भटक गई थी और एक अनजान टापू पर अटक गई थी। 1 साल के बाद रसिया वालों ने इस शिप को ढूंढा और इसे अपने अधीन ले लिया। बस मुझे ये शिप कबाड़ के दाम में मिली है। अब क्या, इसे रिपेयर करना है बस। ठीक है सर, मैं जांच करता हूँ। वो मैकेनिक शिप के भीतर गया और उसके पुर्जे जांचने लगा। कुछ देर बाद वो ओनर के पास वापस आ गया। सर, ज्यादा खराबी तो नहीं दिख रही, बस हल्की फुल्की मरम्मत और पेंटिंग के काम की जरूरत है। गुड, तो ये लो एडवांस, काम शुरू कर दो। मैकेनिक बहुत खुश हुआ, क्योंकि शिप के रिपेयर से उसे अच्छी खासी आमदनी होने वाली थी। लेकिन भला उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। मैकेनिक ने अपने बंदों को शिप के रिपेयर के काम में लगा दिया। पहले हम इसका इंजन ठीक करेंगे, फिर बाहरी मरम्मत और फिर पेंटिंग। हाँ ठीक है। तो चलो काम पे लग जाओ। मैकेनिक और उसके बंदे शिप के भीतर गए और इंजन के पुर्जों को ठोक पटक कर जांचने लगे। शिप काफी बड़ी थी, तो इंजन भी उतना ही बड़ा था। अलग अलग बंदे अलग अलग पुर्जे जांच रहे थे। इन सभी को काम करते करते सूरज ढल गया और अचानक शिप की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कैसे हुआ? अब रुकिए, मैं देखता हूँ। वो बंदा देखने के लिए बाहर आया तो बाहर का मंजर देख के उसके होश ही उड़ गए, जिनमें से एक कैप्टन था। लगता है हम किसी नए देश में आ गए हैं। वो बंदा भागता हुआ भीतर आया। बाहर बाहर भूत है। क्या? हाँ, कैप्टन और उसके लोग। क्या कुछ भी बोल रहे हो? भांग वांग खा के आए हो क्या? रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, बाहर मत जाओ। मैकेनिक ने अपने बंदे की नहीं सुनी और फिर भी बाहर चला गया। बाहर का मंजर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और इस बार कैप्टन के भूत ने उसे देख लिया। हमारे शिप में घुस बैठी है, पकड़ो उसको। आदेश सुनते ही बाकी भूत मैकेनिक की तरफ बढ़ने लगे। मैकेनिक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके साथियों ने उसे भीतर इंजन के कमरे में खींच लिया। मैंने कहा था ना। पर ये कैसे हो सकता है? सभी लोग चिंतित थे कि अचानक शिप का इंजन चलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये शिप चल रही है। लगता है वो कैप्टन का भूत इसे चला रहा है। और अब हम क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? मैकेनिक और उसके तीनों साथी सोच ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। सभी लोग डर गए और अचानक उन चारों के सामने भूत खड़े थे। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे शिप में घुसकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? हमें माफ कर दो। उन भूतों ने किसी की एक न सुनी और चारों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
अगले दिन जब जहाज का मालिक अपने लोगों के साथ वहां आया तो वो हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या है। मालिक सोच में पड़ गया कि ये सब क्यों हुआ। फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया। सुनो, आज रात तुम इस जगह की निगरानी करोगे। तुम्हें किसी भी हालत में जगह पे चढ़ना नहीं है। दूर बंदरगाह से ही इस पर नजर गड़ाए रखना और कल मुझे पूरी जानकारी देना। ठीक है मालिक। वो नौकर मालिक की बताई हुई जगह पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और अपनी दूरबीन से जहाज पे नजर रखने लगा। अभी तक तो कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये मालिक भी ना ये मतलब के काम देते हैं। खैर मुझे क्या, अच्छा है मैं अपने साथ अपनी साथी ले आया। अब पूरी रात इसके सहारे बिता दूंगा। नौकर ने अपनी शराब की बोतल खोली और शराब पीने लगा। कुछ देर बाद अचानक जहाज की सारी लाइट्स ऑन हो गईं। ये कैसे? नौकर ने अपनी आंखें मसली। हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मैं यहाँ दारू पीता रहा। वहाँ कोई तो जहाज में चढ़कर चोरी कर रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। शराब के नशे में नौकर अपने मालिक की हिदायत तो भूल ही गया कि उसे जहाज में नहीं चढ़ना है। नौकर जहाज पे चढ़ गया। चोर कहेंगे? मुझे पता है तुम सब यहाँ चोरी करने आए हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम लोग इस जहाज से कुछ भी चुरा नहीं सकते। ये मेरे मालिक का जहाज है। हाँ? तेरे मालिक का? ये मेरा शिप है और मेरा ही रहेगा। ऐसे बोलते हुए कैप्टन के भूत ने नौकर को जमीन से उठा लिया और वहीं उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये मेरा शिप है। अपनी नौकर की लाश देखकर मालिक दंग रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सोच में पड़ गया। मैंने इससे बोला था कि शिप पर ना जाए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? किसी और को बोलूंगा तो शायद वो भी ऐसे ही मरे। नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए मालिक ने खुद जहाज पर निगरानी रखने की ठान ली। वो दूर से दूरबीन की मदद से जहाज को देखता रहा। अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। सूरज भी डूब रहा है। और अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गईं। ये क्या? मालिक ने दूरबीन से देखा तो उसे जहाज पर कुछ लोग दिखे। ये लोग कौन है? उसने गौर से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वो इंसान नहीं भूत थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। मालिक समझ गया कि उन सब की मौत क्यों हुई। अगले दिन मालिक ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा जहाज पर बैठकर पूजा करने लगा। ओम ब्रीम ग्रीम वम जम स्वाहा। वो तांत्रिक सूरज ढलने के बाद भी वहीं रहा और मालिक फिर से दूर खड़े रहकर सब देखने लगा। लाइट्स ऑन हुई और जो मालिक ने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। कैप्टन के भूत ने तांत्रिक की छाती में खंजर आर पार कर दिया। मालिक ने लोगों को सख्त हिदायत दी कि वो शिप के आसपास न जाएं और वो सोचने लगा कि कैसे वो इस शिप से छुटकारा पाएगा। उसने वापस रशिया में कॉल किया
पर उन लोगों ने वो शिप वापस ले जाने से मना कर दिया। आए दिन कोई न कोई इस शिप के भूतों का शिकार बनता था। सभी लोग परेशान थे कि इस शिप का क्या किया जाए, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई कि माझगांव डॉक पर खड़ी लाओपाला शिप में भूत रहते हैं, और धीरे धीरे लोगों ने माझगांव डॉक जाना बंद कर दिया। और इसीलिए माझगांव डॉक, जो कभी व्यस्त बंदरगाह था, वो एक हॉन्टेड शिप की वजह से वीरान बन गया। आज भी लोग सूरज ढलने के बाद माझगांव डॉक के आसपास भी नहीं जाते। अली का परिवार मुंबई में रहता था। अली के पिता अब्दुल सऊदी अरेबिया में काम करते थे। आज वे जहाज द्वारा सऊदी अरेबिया जा रहे थे। बाय बाय अब्बू। बाय बाय बेटा, अब सीधे 6 महीने बाद लौटूंगा। उस रात जब अली और उसकी माँ सो रहे थे तो अचानक अली का फोन बजा। हेलो, हाँ अब्बू। बेटा, मैं यहाँ जहाज पर हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ खूनी अली बेटा। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अब्बू जिस जहाज से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं वहाँ जरूर कुछ हुआ है। अब्बू का फोन भी नहीं लग रहा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। बेटा जरा ध्यान से, रात के 2 बज रहे हैं। अली पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले सो रहे थे। सर, मेरे पिता भी 3 घंटे पहले मुंबई से सऊदी अरेबिया के लिए जहाज से रवाना हुए थे। सर, आप सुन रहे हैं या नहीं? सुबह आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये सोने का टाइम है। सर, मेरे पिताजी की जान खतरे में है। कहा ना, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें ही लॉकअप में बंद कर दूंगा। पुलिस वाला अली की नहीं सुनता। सुबह अली के पास एक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता ने जहाज से समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। अली दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता की हत्या की रिपोर्ट लिखाता है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी? मेरे पिता जब यहाँ से गए थे तो बहुत खुश थे। वो सुसाइड क्यों करेंगे? मैं हत्या का केस दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उस जहाज पर मौजूद बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं और वहाँ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी। तुम्हारे पिता ने आत्महत्या की होगी। अब जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अली समझ गया कि पुलिस से उसे मदद नहीं मिल पाएगी। पुलिस मदद करे या ना करे, लेकिन मैं अब्बू की हत्या का राज जानकर ही रहूंगा। अम्मी, मैं आज ही उस जहाज से सऊदी अरेबिया जाऊंगा और देखूंगा कि उस जहाज पर क्या होता है। बेटा, तुम वहाँ मत जाओ। अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? माँ, अगर मैं अब्बू की हत्या का राज नहीं पता लगा पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे उस जहाज पर जाना ही होगा। अली सऊदी अरेबिया का टिकट खरीदकर जहाज पर पहुंच जाता है। अली के केबिन में एक सर्विस गर्ल नाश्ता पहुंचाने आई। अली ने देखा कि सर्विस गर्ल के पैर उल्टे हैं। लीजिए सर, आपका ब्रेकफास्ट। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। डर के मारे अली की आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। लड़की जब चली गई तो अली ने पूरे जहाज का नक्शा देखा। अचानक उसे अपने केबिन के बाहर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अली तुरंत बाहर जाता है। वो देखता है कि उसके अब्बू जो घायल हैं, उनके माथे और चेहरे पर चोट है। किसी से माफी मांग रहे हैं, लेकिन सामने कोई भी नहीं है। अब्बू, अब्बू, आप किससे बात कर रहे हैं? आप जिंदा हैं? लेकिन अब्दुल अली की सुन ही नहीं रहा था। अब्दुल किसी से डरकर सीढ़ियों की तरफ भागता है। अली उसके पीछे पीछे जाता है। अब्बू, मेरी बात सुनिए। मैं आपका बेटा अली हूँ, मेरी बात सुनिए। अब्दुल जहाज की छत पर पहुँच जाता है और सीधे समुद्र में कूद जाता है। रुकिए अब्बू। ये सब क्या हो रहा है?
तभी जहाज की छत पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है। मेरी मदद करो, वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। कहा ना मेरी मदद कर। अली अपनी जेब से लाइटर निकालता है और चुड़ैल के कपड़ों में आग लगा देता है। यहाँ हो रही घटनाएं जरूर मुझे कुछ बताना चाहती हैं। किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो जहाज पर हमेशा मौजूद रहता हो। अली जहाज के कप्तान के केबिन में जाता है और उसे अपने पिताजी अब्दुल के बारे में बताता है। अच्छा, तो अब्दुल तुम्हारे पिता थे। एक दो बार मैं उनसे मिला था। सऊदी अरेबिया में एक ग्रुप काम करता है, माफ करना करता था, जो मुंबई से लड़कियों को उठाकर सऊदी अरेबिया ले जाता था और वहां उन्हें बेच देता था। तुम्हारे पिता उसी ग्रुप में शामिल थे, मैं भी उसी ग्रुप में शामिल था। लेकिन अब सब मारे जा चुके हैं। एक बार हम जिन लड़कियों को मुंबई से चुरा कर ला रहे थे, उनमें से 5 लड़कियों ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन लड़कियों की आत्माओं ने इस जहाज पर मौजूद एक एक आदमी को मार डाला। इस जहाज पर केवल तुम ही जिंदा इंसान हो, लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगे। अचानक 5 लड़कियों की आत्मा वहाँ आती हैं और अली की तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन अली पहले से ही तैयारी करके आया था। उसने पूरे जहाज के किनारे किनारे मिट्टी का तेल फैला दिया था। वो दरवाजे से बाहर भागता है और जहाज पर जलता हुआ लाइटर फेंककर जहाज से समुद्र में कूद जाता है। इस तरह अली भूतिया जहाज को खत्म करके अपने घर लौट जाता है और पूरी कहानी अपनी अम्मी को सुनाता है। ये कहानी है 1956 की। भीमपुर गांव में सुनील अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता एक दिन उसकी शादी के लिए पास वाले गांव लखीमपुर में मीना को देखने गए। जी, हमें तो मीना बहुत पसंद आती है। हम जल्द से जल्द इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। तभी उनकी खिड़की से एक आत्मा का साया झांक रहा होता है और उन सबको गुस्से में देख रहा होता है। किसी का ससुराल नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। सुनील के परिवार के जाने के बाद मीना की माँ उसके पिता के पास घबराती हुई आती है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है जी। आपको तो पता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है हमारी बेटी के साथ। इतनी शुभ घड़ी में भी खुश होने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। शुभ शुभ बोलो नीलम, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में लोग रिश्ता करने में क्यों कतराते हैं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद नहीं, जब जब हमने सच कहा है, मीना का रिश्ता टूट जाता है। बस प्रार्थना करो कि हमारी बच्ची की शादी सही से हो जाए। आत्मा फिर से खिड़की पर आती है और उन तीनों को देख रही होती है और अचानक से बिजली कड़कती है और वे तीनों डर जाते हैं। मीना और सुनील की शादी हो जाती है। मीना डोली में बैठी होती है और 4 लोग उसे उठाए होते हैं। पीछे सुनील का परिवार होता है। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे। अब तो पूरी जिंदगी राज करूंगी। अब वक्त आ गया है एक और ससुराल को तबाह करने का। आत्मा अपनी उंगली घुमाती है और सब बेहोश होने लगते हैं। सिर्फ मीना ही है जो जाग रही है। अरे, बारात रुक क्यों गई? मीना बाहर झांकती है तो देखती है कि पूरी बारात बेहोश पड़ी है। वो घबराकर सबको उठाने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई नाम पुकार रहा है। कौन है? मीना पीछे मुड़ती है तो एक बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी होती है। अम्मा, तुम कौन हो? बेटा, मैं तेरी मदद करने आई हूँ।
मेरे पास आ जा। मीना उस बूढ़ी आत्मा के पास जाती है। अम्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मीना हाथ पकड़ती है और अम्मा हंसने लगती है। चलो मीना, तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त आ गया है। वो बूढ़ी औरत आत्मा बन जाती है और मीना के अंदर प्रवेश कर जाती है। मीना की आंखें काली हो जाती हैं और वो जाकर डोली में बैठ जाती है। मीना अपनी उंगली घुमाती है और सारे बाराती जाग जाते हैं। अरे भाई चलो, यहाँ क्यों रुकी है बारात? देखो मौसम कितना खराब है, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। बारात चलने लगती है। मीना अंदर बैठी मुस्कुरा रही है। मीना अपने ससुराल पहुँचती है। वो बिस्तर पर बैठी है और सुनील उसके पास आता है। मीना घूंघट में है। मीना तुम मुझसे शर्माओ मत, हम अब पति पत्नी हैं। सुनील मीना के सामने आकर बैठता है और उसका घूंघट खोलता है। घूंघट के अंदर एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है। सुनील डर के बेड से नीचे गिर जाता है और मीना हवा में उड़ने लगती है और हंसने लगती है। मीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं मीना नहीं, डॉली हूँ। तुम सबका खात्मा करने आई हूँ। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं भी ऐसे ही डोली में बैठकर अपने ससुराल गई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया और मुझे जलाकर मार दिया। दुनिया के सारे ससुराल ऐसे ही लालची होते हैं। सुनील भागने लगता है और आत्मा उल्टे पैर करके चलने लगती है। सुनील कमरे के बाहर भागता है। तभी उसके माता पिता भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तेरे चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? बहू बहू कहाँ है बेटा? तभी चुड़ैल हंसते हुए हॉल में आ जाती है। माँ, पिताजी, चलिए इस घर से जल्दी। वे तीनों भागने लगते हैं। आत्मा सुनील के पास जाती है और उसका गला दबाने लगती है। पहले तुम्हारी बारी है दुल्हे राजा। सुनील की मृत्यु हो जाती है। आत्मा सुनील के माता पिता की तरफ बढ़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन मीना की आंख खुलती है। हे भगवान, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? उसकी आंखें बंद होती हैं। वे आगे बढ़ रही होती है। अचानक से उसका पैर एक चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। मीना देखती है कि सामने उसके पति सुनील और सास ससुर की लाश पड़ी है। मीना ये देखकर रोने लगती है। क्या हो गया ये सब? किसने किया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खिड़की में से चुड़ैल मीना को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वहाँ से चली जाती है। ये कहानी उरई गांव की है, जहाँ एक चुड़ैल मछली बेचने शमशान से गांव में आती है। मछली बेचने वाली चुड़ैल गांव वालों से मछली खरीदने की विनती नहीं करती, बल्कि धमकाते हुए मछली बेचती है। मछली ले लो, मछली, कटीली मछली, जहरीली मछली, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए पछताए। तुम्हें चुड़ैल की मछली तो लेनी ही पड़ेगी। ले लो, मछली ले लो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चुड़ैल जबरदस्ती कमला के घर पहुंचकर दस्तक देती है। कमला घर का दरवाजा खोलती है और सामने चुड़ैल को देखकर चीख पड़ती है। मैं चुड़ैल मछली वाली मछली बेचने आई हूँ। चुड़ैल, मुझे मछली नहीं खरीदना। कमला, मैं जिस घर में जाती हूँ
मछली बेचकर ही आती हूँ। चुड़ैल जी, मैं शाकाहारी हूँ, मछली नहीं खाती। लेकिन मैं तो मांसाहारी हूँ। बताओ कौन सी मछली दूँ? कांटे वाली, जहर वाली? अच्छा, मैं मछली खरीद लूँ तो आप चली जाएंगी ना? हाँ, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारी जान लिए बगैर। तो ठीक है, 1 किलो मछली दे दो। ये लो कमला बहन, तुम्हारी 1 किलो मछली कांटे वाली। कितने रुपए दूं? रुपए नहीं, मुझे तुम्हारा ककड़ी जैसा हाथ चाहिए। चुड़ैल मछली काटने वाले चाकू से कमला का हाथ काटकर ककड़ी जैसे खाते हुए वहां से चली जाती है। कमला डरकर बेहोश हो जाती है। मेरा आज का कोटा पूरा हो गया। अब बची हुई मछलियाँ कल बेचूंगी। अब शमशान जाकर आराम करूंगी और उनका पैर बड़ा स्वादिष्ट है। चुड़ैल मछली वाली के आतंक से भयभीत होकर गांव वाले काली मंदिर पहुंचते हैं और माता से अपनी रक्षा करने की विनती करते हैं। हे काली कलकत्ते वाली, हम गांव वालों को इस चुड़ैल के आतंक से बचाइए। हाँ माँ, चुड़ैल मछली वाली ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। माता, हमें इसके प्रकोप से बचाइए। मंदिर में चमत्कार होता है और लोगों को माता की आवाज सुनाई देती है, जो भक्तों से कहती है, मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम सबकी विनती स्वीकार कर ली है। अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। मैंने इस चुड़ैल का अंत करने का निश्चय कर लिया है। तुम लोग किसी भी तरह उस चुड़ैल को बहला फुसलाकर मेरे मंदिर की सीमा तक ले आओ। बस उसके बाद चुड़ैल का अंत करना मेरा काम है। माता काली आपकी जय हो। गांव के लोग जो मंदिर में माता से विनती करने गए थे, वही लोग चौपाल में बैठकर योजना बनाते हैं कि किस प्रकार चुड़ैल को माता के मंदिर तक लाया जाए, क्योंकि कोई भी चुड़ैल काली माता के मंदिर के आसपास भी नहीं जाती। सब लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। चुड़ैल को काली मंदिर तक लाना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। चुड़ैल हम सबको झांसा देती है, फिर हम उसे धोखा कैसे देंगे? मेरा एक सुझाव है कि औरतों का एक पुतला जो कपड़ों के शोरूम में रखा होता है, उसे औरतों के कपड़े पहनाकर उस पुतले को हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? मेरा मतलब इसके आगे क्या होगा? हम औरत के उस पुतले को किसी घर के सामने खड़ा कर देंगे। चुड़ैल जब मछली बेचने आएगी, तब हम उस पुतले को अपने रिमोट से दौड़ाने लगेंगे। चुड़ैल मछली बेचने उसके पीछे जाएगी। चुड़ैल उस प्लास्टिक की औरत से कोई सवाल करेगी तो जवाब कौन देगा? जो रिमोट से कंट्रोल करेगा वही जवाब देगा। लेकिन पुतले में लगी मशीन उसकी आवाज को बदलकर औरत की आवाज बना देगी। चुड़ैल जैसे ही काली मंदिर की सीमा में प्रवेश करेगी, माता उसका काम तमाम कर देंगी। हमारा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा? हम सब सहमत हैं। चलो चलकर बाजार से औरत का पुतला खरीद कर लाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। गांव वाले अपनी योजना अनुसार एक औरत का पुतला लाकर किसी घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और सब लोग सतर्क होकर आसपास छुप जाते हैं। कोई एक आदमी अपने हाथ में रिमोट लेकर उस औरत के पुतले को चलाता है। चुड़ैल मछली वाली मछली की टोकरी लेकर गांव वालों की योजना से अनजान उस औरत के पुतले के पास से गुजरती है। मछली ले लो, कटीली मछली, जहरीली मछली। अरे मछली वाली, यहाँ तो आओ, आज मैं तुम्हारी सारी मछली खरीद लूंगी। हाँ? अरे वाह, आज तो ये औरत मुझे सामने से बुला रही है। चलो, अच्छा है। चुड़ैल अपनी मछली की टोकरी लेकर जैसे ही नजदीक आती है, वो औरत का पुतला वहां से भागने लगता है। गांव वाले इस पूरे खेल को भी देख रहे हैं और रिमोट से कंट्रोल भी कर रहे हैं। चुड़ैल भागते हुए कहती है,
अरे कहाँ भाग रही हो? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। मेरा घर पुलिया के पास है, जल्दी आओ। तुम्हारे पास कतला, पॉम्पलेट, रोहू, मांगुर ये सब मछलियाँ है ना? हाँ, ये सब मछलियाँ हैं। तुम रुको तो सही। बस अब नहीं दौड़ूंगी। देखो मेरा घर आ गया। तुम्हारा घर? यहाँ तो कोई घर नहीं है। ये है ना काली माँ का मंदिर। मंदिर का नाम सुनते ही चुड़ैल चौंक जाती है और डरकर वहां से भागने लगती है, लेकिन भाग नहीं पाती क्योंकि वो चारों तरफ आग से घिर जाती है। तब तक गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों की योजना समझ जाती है और चिल्लाकर कहती है, धोखा! तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये धोखा नहीं, काली माता का आदेश है। काली माता का आदेश? हाँ, ये मेरा आदेश था, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारा अंत करने चुड़ैल, तुम मछली के बहाने मौत का व्यापार करती हो, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश आवश्यक है। मैं तुम्हें अभी भस्म करती हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। मैं अब यहाँ मछली नहीं बेचूंगी, वापस शमशान चली जाऊंगी। चुड़ैल मछली वाली, अब तुम्हें यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा विश्वास करो, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम कमला की हत्या कर चुकी हो, अरुण का पैर काट चुकी हो और ना जाने कितने अपराध तुम्हारे नाम लिखे हैं। उसका दंड मिलना आवश्यक है। मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। चुड़ैल जिस आग के घेरे में फंसी है उसकी ज्वाला तेज होती है और चुड़ैल अपनी मछलियों के साथ जलकर भस्म हो जाती है। गांव वाले खुश होकर माता की जय जयकार करते हैं। बोलो काली मैया की जय।